26 नवंबर 2008 मुंबई के सबसे मसरूफ रेलवे स्टेशन पर दो नौजवान AK-47 थामे हुए दाखिल होते हैं। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। हर तरफ चीखों पुकार मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, मगर गोलियां उनका पीछा नहीं छोड़ती। चंद ही लम्हों बाद हैंड ग्रेनेड के धमाके पूरे स्टेशन को जंग के मैदान में बदल देते हैं। सिर्फ 1 घंटे के अंदर 58 बेगुनाह अफराद अपनी जान गंवा बैठते हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोग शदीद जख्मी हो जाते हैं। लेकिन ये हमला सिर्फ एक रेलवे स्टेशन तक महदूद नहीं था। आखिर ये दोनों हमलावर कौन थे, उनका असल मंसूबा क्या था, और 26/11 की वो रात भारत की तारीख की सबसे होलनाक रात कैसे बन गई। सिनर्स लैंड की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई के साहिल पर बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर उसी वक्त एक स्पीड बोट खामोशी से कोलाबा के बुधवार पार्क की तरफ बढ़ रही थी। इसमें सवार चंद नौजवान आम लोगों की तरह नजर आ रहे थे। जीन्स, टी-शर्ट्स और शोल्डर्स पर भारी बैग्स। पहली नजर में इनमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो किसी को चौंका देती, मगर एक मकामी मचीरा भारत तमोरे की नजर उन पर ठहर गई। इसे कुछ सस्पिशियस सा महसूस हुआ। वो उनके करीब गया और पूछा, कहाँ जा रहे हो? किसी ने जवाब दिया, हम स्टूडेंट्स हैं। किसी ने कोई और एक्सक्यूज बनाया, लेकिन अगले ही लम्हे उनमें से एक नौजवान गुस्से में बोला, अपना काम करो, हमसे मतलब ना रखो। ये कहते ही वो सब अंधेरे में गुम हो गए। भारत तामूरे को यकीन हो गया कि कुछ न कुछ गलत जरूर है। इसने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया, मगर इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया गया। यही वो छोटी सी मिस्टेक थी जो बाद में हिस्ट्री की सबसे बड़ी फेलियर्स में शुमार हुई, क्योंकि वो आम नौजवान नहीं थे, वो दहशतगर्द थे। उनकी तादाद 10 थी। 2 टेररिस्ट पहले ही एक दूसरी कश्ती के जरिए उबराए होटल की तरफ रवाना हो चुके थे, जबकि बाकी 8 2-2 की टीमों में डिवाइड होकर मुंबई के मुख्तलिफ मकामात की तरफ बढ़ चुके थे। उनके टारगेट्स पहले से तय थे। CST रेलवे स्टेशन, ताजमहल पैलेस होटल, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस। और चंद ही लम्हों बाद पूरा शहर गोलियों की आवाज से गूंज उठने वाला था। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई का सबसे मसरूफ रेलवे स्टेशन। पटना जाने वाली ट्रेन लेट थी, इसीलिए प्लेटफॉर्म पैसेंजर से पैक्ड था। कुछ लोग अपने घर जाने की जल्दी में थे, कुछ अपने प्यारों से मिलने के इंतजार में। और फिर 2 नौजवान खामोशी से स्टेशन के अंदर दाखिल हुए। उनके नाम थे अजमल कस्साब और इस्माइल खान। अगले ही लम्हे AK-47 की गोलियों ने पूरे स्टेशन की फजा को चीर कर रख दिया। हर तरफ चीखें गूंज उठी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान इस्माइल ने हैंड ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए, जबकि कस्साब अंधाधुंध फायरिंग करता रहा, जैसे सामने इंसान नहीं बल्कि कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। रेलवे पुलिस के पास सिर्फ आम रिवॉल्वर थे। इन मॉडर्न वेपन्स के सामने वो तकरीबन बेबस थे। इसी हंगामे के दौरान स्टेशन के एक एम्प्लॉई विष्णु दीताराम ने अनाउंसमेंट की, तमाम मुसाफिर फौरन स्टेशन खाली कर दें। ये एक अनाउंसमेंट सैकड़ों जाने बचा गया। लेकिन इससे पहले कि खामोशी वापस लौटती, सिर्फ 1 घंटे के अंदर 58 बेगुनाह अफराद अपनी जान गंवा चुके थे, जबकि 100 से ज्यादा लोग शदीद जख्मी हो चुके थे। इसी दौरान 2 अटैकर्स कोलाबा के मशहूर लियोपोल्ड कैफे की तरफ बढ़ रहे थे। ये वो जगह थी जहां हर शाम फॉरेन टूरिस्ट और लोकल लोग खाने, गपशप और अपनी शाम गुजारने के लिए जमा होते थे। मगर इस रात ये रौनक सिर्फ चंद लम्हों की मेहमान थी। जैसे ही शुएब और नासिर कैफे के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने बगैर किसी वार्निंग के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही हर तरफ गोलियां बरस रही थी, जबकि हैंड ग्रेनेड के धमाकों ने पूरे कैफे को लर्जा कर रख दिया। जो चंद लम्हे पहले तहकहूं से गूंज रहा था, वही कैफे अब चीखों, खून और भगदड़ से भर चुका था। इस हमले में 10 बेगुनाह अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि दर्जनों लोग जख्मी हुए, जिनमें कई फॉरेन टूरिस्ट भी शामिल थे। लेकिन अटैकर्स का मकसद सिर्फ लियोपोल्ड कैफे नहीं था। वो खून की यही होली खेलते हुए अपने अगले टारगेट ताजमहल पैलेस होटल की तरफ बढ़ चुके थे।
लियोपोल्ड कैफे में खूनरेजी मचाने के बाद यही दोनों टेररिस्ट ताजमहल पैलेस होटल की तरफ बढ़ गए, जहां उनके दो पार्टनर्स पहले ही मौजूद थे। इस रात होटल तकरीबन मुकम्मल तौर पर बुक था। मुल्क और ओवरसीज से आए सैकड़ों गेस्ट्स वहां स्टे कर रहे थे, जिनमें यूरोपियन पार्लियामेंट के कई डेलीगेट्स भी शामिल थे। इसी शाम मारूफ सनतकार गौतम अदानी भी एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में होटल में मौजूद थे। जैसे ही अटैक की खबर मिली, उनकी टीम उन्हें फौरन होटल के किचन के रास्ते बेसमेंट में ले गई, जहां वो सुबह तक सेफ रहे और बाद में मार्कोस कमांडोज ने उन्हें वहां से सेफली इवैक्यूएट कर लिया। लेकिन होटल में मौजूद सैकड़ों दूसरे गेस्ट के लिए डरावना ख्वाब अभी शुरू हुआ था। टेररिस्ट ने सबसे पहले मेन गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारी, फिर फ्लोर बाय फ्लोर ऊपर बढ़ते गए। हर फ्लोर पर गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। लोग अपने रूम्स में खुद को लॉक कर रहे थे, फर्नीचर के पीछे छुप रहे थे और अपने प्यारों को शायद अपनी लास्ट फोन कॉल्स कर रहे थे। कई गेस्ट ने विंडोज तोड़कर बेडशीट्स और कर्टन्स के सहारे नीचे उतरने की कोशिश की। तकरीबन 200 अफराद इसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। छठी फ्लोर पर रूम नंबर 520 में साबिक बैंक चेयरमैन के.आर. रामामूर्ति छुपे हुए थे। जब उन्होंने डोर नहीं खोला तो टेररिस्ट ने उसे तोड़ डाला, मगर उन्हें कत्ल करने के बजाय हॉस्टेज बना लिया। कुछ ही देर बाद इसी रूम में 4 मजीद हॉस्टेजेस को भी लाकर बिठा दिया गया। टेररिस्ट मुसलसल फोन पर अपने हैंडलर से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे। वो गूगल पर हर हॉस्टेज की आइडेंटिटी सर्च कर रहे थे। शायद उन्हें कोई ऐसा बड़ा नाम मिल जाए जिसकी बुनियाद पर इंडियन गवर्नमेंट से निगोशिएशन की जा सके। लेकिन जब उन्हें ऐसा कोई शख्स न मिला तो जाते जाते उन्होंने पूरे रूम को आग लगा दी। चंद ही लम्हों में रूम धुएं से भर चुका था। सांस लेना मुश्किल हो गया था, मगर मौत को इतना करीब देखने के बावजूद हॉस्टेजेस ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक दूसरे की रस्सियां खोली, बेडशीट्स को जोड़कर रस्सी बनाई और विंडो के रास्ते नीचे उतरकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। इसी दौरान विले पार्ले और वदाला बुंदर के दरमियान चलने वाली एक टैक्सी में अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ। एक्सप्लोजन इतना शदीद था कि टैक्सी में सवार तमाम पैसेंजर्स मौके पर ही हलाक हो गए। चंद ही लम्हों में आग के शोले टैक्सी से निकलकर आस पास तक फैलने लगे, जबकि हर तरफ चीखो पुकार मच गई। लेकिन ये कोई इत्तेफाकिया हादसा नहीं था। ये टेररिस्ट के पहले से तैयार किए गए प्लान का हिस्सा था। उनका मकसद सिर्फ लोगों को कत्ल करना नहीं था, बल्कि मुंबई के मुख्तलिफ हिस्सों में एक ही वक्त में फियर, और केओस फैलाना था, ताकि पुलिस, इमरजेंसी सर्विसेज और सिक्योरिटी एजेंसीज किसी एक लोकेशन पर अपनी पूरी अटेंशन मरकूज ना कर सकें और टेररिस्ट अपने बाकी अटैक्स भी आसानी से एग्जीक्यूट कर सकें। इसी दौरान नरीमान हाउस, एक 5 स्टोरी बिल्डिंग जिसे 2 साल कबल एक जूइश ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदा था, मुंबई में जूइश कम्युनिटी का अहम रिलीजियस सेंटर था। नजीर और इम्तियाज नामी 2 टेररिस्ट बिल्डिंग में दाखिल हुए और वहां मौजूद लोगों को हॉस्टेज बना लिया। उनका मकसद सिर्फ हॉस्टेजेस बनाना नहीं था, बल्कि इजरायली सिटीजन्स को हॉस्टेज बनाकर इंडिया और इजराइल के ताल्लुकात पर दबाव डालना था। अटैकर्स ने रब्बी गब्रियल और उनकी वाइफ को जबरदस्ती इजरायली एम्बेसी से बात करने पर मजबूर किया, मगर जब उन्हें अपनी मर्जी का कोई रिजल्ट ना मिला तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आकर हॉस्टेजेस को एक एक करके कत्ल करना शुरू कर दिया। इस अलमनाक हमले में रब्बी गब्रियल होल्सबर्ग, उनकी प्रेग्नेंट वाइफ रिवका समेत 9 बेगुनाह अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। सिर्फ 2 साल का मोशे अपनी आया की बहादुरी की वजह से जिंदा बच गया, जिसने अपनी जान खतरे में डालकर उसे इमारत से बाहर निकाल लिया। नरीमान हाउस में होने वाली ये खूनरेजी 26/11 के सबसे दिल दहला देने वाले वाकयात में से एक बन गई। जहां यह सब चल रहा था, वहीं अब्दुल रहमान और फहदुल्ला नामी 2 टेररिस्ट्स ओबरॉय होटल में दाखिल हुए और लॉबी में मौजूद लोगों पर बिला इम्तियाज फायरिंग शुरू कर दी। चंद ही लम्हों में पूरा होटल चीखों, भगदड़ और खौफ में डूब गया। इसी अफरा तफरी के दौरान होटल के 2 स्टाफ मेंबर्स जॉर्डन और प्रदीप टेररिस्ट के काबू में आ गए। खौफ से जॉर्डन के हाथ कांप रहे थे। ये देखकर एक अटैकर गुस्से में आ गया और उसने बगैर एक लम्हा जाया किए उसे गोली मार दी। अब बारी प्रदीप की थी। उसे अंदाजा हो चुका था कि अगली गोली उसके लिए हो सकती है, मगर घबराने के बजाय उसने अपनी हाजिर दिमागी का इस्तेमाल किया। उसने टेररिस्ट को यकीन दिलाया कि इंपॉर्टेंट गेस्ट्स ऊपर की फ्लोर्स पर मौजूद हैं। अटैकर्स उसकी बात पर यकीन कर बैठे और उसे साथ लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, प्रदीप ने मौका देखते ही खुद को अंदर कर लिया और फौरन लिफ्ट का बटन दबा दिया। दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट नीचे चली गई। टेररिस्ट्स बाहर ही रह गए।
अपनी ये चाल नाकाम होते देखकर दोनों अटैकर्स गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने पूरे फ्लोर पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस वहशियाना हमले में 30 से जायद बेगुनाह अफराद अपनी जान गंवा बैठे, जबकि कई दूसरे शदीद जख्मी हो गए। इसी वक्त मुंबई एटीएस के चीफ हम्मत कारकारे अपनी टीम के साथ फौरी एक्शन में आ चुके थे। उन्हें कामा हॉस्पिटल के करीब एक लेन में 2 टेररिस्ट की मौजूदगी की इंफॉर्मेशन मिली। जैसे ही उनकी पुलिस व्हीकल वहां पहुंची, अजमाल कसाब और इस्माइल खान सामने आ गए। अगले ही लम्हे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चंद सेकंड की इस शदीद फायरिंग में एटीएस चीफ हम्मत करकड़े, एसीपी अशोक कामते और मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वजह साल्सकार समेत कई पुलिस ऑफिसर्स मारे गए। इसके बाद टेररिस्ट ने पुलिस की व्हीकल पर कब्जा कर लिया, मगर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि बैक सीट पर हेड कांस्टेबल अरुण जाधव शदीद जख्मी हालत में मौजूद थे। वो खामोशी से खुद को मुर्दा जाहिर किए हुए थे और दहशतगर्दों की हर बात सुन रहे थे। कुछ दूर जाकर गोलियों से छिलनी पुलिस व्हीकल मजीद न चल सकी। मजबूरन दोनों टेररिस्ट ने एक स्कोडा कार छीन ली और वहां से फरार होने लगे। जैसे ही मौका मिला, अरुण जाधव ने फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। यही एक कॉल बाद में पूरे ऑपरेशन का रुख बदलने वाली साबित हुई। इस इंफॉर्मेशन के बाद शहर भर में बैरिकेड्स लगा दिए गए। आखिरकार एक पुलिस चेक पॉइंट पर टेररिस्ट की स्कोडा को रोक लिया गया। फरार होने की कोशिश में दोबारा शदीद एनकाउंटर शुरू हो गया। इसी दौरान असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर अजमल कसाब की AK-47 को अपने हाथों से पकड़ लिया। कसाब मुसलसल फायरिंग करता रहा और तुकाराम ओम्बले के जिस्म में 23 बुलेट्स पैवस्त हो गईं, मगर उन्होंने अपनी गिरफ्त नहीं छोड़ी। इसी दौरान दूसरे पुलिस एहलकारों ने अजमल कसाब को जिंदा गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस्माइल खान इसी एनकाउंटर में मारा गया। तुकाराम ओम्बले तो मारे गए, लेकिन उनकी कुर्बानी ने भारत को इस हमले का सबसे अहम विटनेस दे दिया। अजमल कसाब 26/11 का वाहिद टेररिस्ट जो जिंदा पकड़ा गया। इस हमले की प्लानिंग 26 नवंबर 2008 को नहीं, बल्कि इससे कई बरस पहले की जा चुकी थी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद फसादात भड़क उठे। इन वाकयात के बाद खित्ते में सरगर्म कई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत को अपना अहम टारगेट बनाना शुरू कर दिया। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद कोस्टल सिक्योरिटी मजीद सख्त की गई, मगर 2006 में नेवी ने यह पेट्रोलिंग अचानक रोक दी और यही वो गैप था जिसने टेररिस्ट को चांस दिया। इधर लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो ओवरसीज नजर आए, आसानी से सफर कर सके और किसी के शक में ना आए। यह किरदार दाऊद सैयद गीलानी ने अदा किया, जिसके फादर पाकिस्तानी डिप्लोमेट और मदर अमेरिकन सिटीजन थे। बाद में उसने अपनी मदर के नाम की बुनियाद पर न्यू आइडेंटिटी इख्तियार की और दुनिया उसे डेविड कोलमैन हेडली के नाम से जानने लगी। हेडली ने कनेडियन सिटीजन तहावुर हुसैन राणा के साथ मिलकर मुंबई में एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कायम की, जिसकी आड़ में वो बार बार मुंबई आता रहा। इस दौरान उसने शहर के अहम मकामात की रेकी की, वीडियोज और तस्वीर जमा की और ये तमाम इन्फॉर्मेशन अपने हैंडलर्स तक पहुंचाता रहा। इधर पाकिस्तान में ज़कीउर रहमान लखवी, ज़रार शाह और अबू हमजा की निगरानी में नौजवानों के एक ग्रुप को सिलेक्ट किया गया। इन्हें डिफरेंट फेजेस में फिजिकल, मेंटल और कॉम्बैट ट्रेनिंग दी गई, जबकि उन्हें एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के जरिए इस मिशन के लिए तैयार किया गया। ट्रेनिंग के फाइनल फेज तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 10 अफराद को फाइनल मिशन के लिए सेलेक्ट किया गया। इन्हें महाराष्ट्र का लोकल ड्रेस पहनना, बेसिक मराठी बोलना और मकामी लोगों की तरह रहन सहन इख्तियार करना सिखाया गया। 22 नवंबर 2008 की सुबह ये 10 हमलावर एक छोटी बोट पर रवाना हुए, फिर समंदर में जाकर अल हुसैनी नामी बड़ी कश्ती पर मुंतकिल हो गए। मुंबई के करीब पहुंचने से पहले उन्होंने भारतीय माहीगीर की कश्ती कुबेर को हाईजैक कर लिया।
कश्ती के अमले के बेशतर अफराद को कत्ल कर दिया गया, जबकि कैप्टन अमर सिंह सोलंकी को मजबूर किया गया कि वो उन्हें मुंबई के साहिल तक ले जाए। जब उनका मकसद पूरा हो गया तो कैप्टन को भी कत्ल कर दिया गया और फिर मुंबई सिर्फ चंद घंटे की दूरी पर था। अब तक ये वाज़ेह हो चुका था कि मुंबई पर कोई आम अटैक नहीं बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट ऑपरेशन हो चुका है। सिचुएशन की सिवेरिटी देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फौरन सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद तलब की। एनएसजी कमांडोज को दिल्ली से एयरलिफ्ट किया जा रहा था, मगर उनके पहुंचने में वक्त लगना था। इसलिए इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मरीन कमांडोज मार्कोस को सौंपी गई। रात तकरीबन 2 बजे मार्कोस की टीम्स को ताज होटल और ओबरॉय होटल पर डिप्लॉय कर दिया गया। उन्हें ना टेररिस्ट की सही लोकेशन मालूम थी और ना ही ये अंदाजा था कि अंदर कितने गेस्ट्स फंसे हुए हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल तकरीबन 200 गेस्ट्स को सेफली रेस्क्यू कर लिया। सुबह तकरीबन 5 बजे 200 एनएसजी कमांडोज को लेकर एक IL-70 एयरक्राफ्ट मुंबई पहुंचा और इसी के साथ ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो स्टार्ट हो गया। एनएसजी की मुख्तलिफ टीम्स ने एक ही वक्त में ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट और नॉरिमन हाउस की तरफ ऑपरेशन शुरू कर दी। ताज होटल आग और धुएं में घिरा हुआ था। हर फ्लोर एक अलग बैटलफील्ड बन चुका था। ना मालूम था दुश्मन कहाँ छुपा है और ना ये कि अगली बुलेट किस डायरेक्शन से आएगी। मेन स्टेयरकेस से ऊपर बढ़ते हुए कमांडो सुनील कुमार यादव को 7 गोलियां लगीं। इसी दौरान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अपनी टीम से सिर्फ एक बात कही, मेरी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। और फिर वो अकेले ही टेररिस्ट का मुकाबला करने आगे बढ़ गए। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर साथियों को महफूज निकलने का मौका दिया और इसी बहादुरी के दौरान उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। अगली सुबह वसाबी रेस्टोरेंट के करीब टेररिस्ट की मौजूदगी की आवाजें सुनाई दीं। एनएसजी ने फौरी ग्रेनेड्स इस्तेमाल किए और फरार होने की कोशिश करने वाले 4 टेररिस्ट को हलाक कर दिया। इधर नरीमान हाउस पर एनएसजी कमांडोज हेलीकॉप्टर के जरिए रूफ पर उतरे। इस इंतहाई खतरनाक ऑपरेशन के दौरान कमांडो गजेंद्र सिंह बिश्त ने अपनी जान कुर्बान कर दी। इसी दौरान टेररिस्ट के हैंडलर्स भारतीय न्यूज चैनल्स की लाइव कवरेज देख रहे थे और फोन पर अटैकर्स को कमांडोज की हर मूवमेंट बता रहे थे। बाद में यही वाकया भारत में लाइव मीडिया कवरेज प्रोटोकॉल्स तब्दील करने की एक बड़ी वजह बना। बिलाखिर नरीमान हाउस और ओबरॉय होटल दोनों को दहशतगर्दों से खाली करा लिया गया। 29 नवंबर की सुबह तक 10 में से 9 टेररिस्ट हलाक किए जा चुके थे। सिर्फ एक टेररिस्ट जिंदा गिरफ्तार हुआ, अजमल कस्साब, वो वाहिद शख्स जिसकी गिरफ्तारी ने पूरे हमले के पीछे छुपी साजिश को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। 60 घंटे तक जारी रहने वाले इस अटैक ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। इस सानहे में 166 बेगुनाह अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इस हमले के बाद महाराष्ट्र की सियासत से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक शदीद दबाव पैदा हो गया। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आर पाटिल और यूनियन होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल को अपने ओहदों से इस्तीफा देना पड़ा। स्टॉक मार्केट क्रैश हुई। मुंबई की फिल्मी इंडस्ट्री कई दिनों तक सुस्त पड़ गई और इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी अपना टेस्ट मैच अधूरा छोड़कर वापस चली गई। इब्तिदा में पाकिस्तान ने इस हमले में किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया, मगर अजमल कसाब के एतराफात, फोन इंटरसेप्ट्स और दीगर एविडेंस ने पूरी साजिश से पर्दा उठा दिया। तहकीकात से वाज़ेह हुआ कि हमलावर लश्कर ताइबा से वाबस्ता थे, जबकि हमले के दौरान पाकिस्तान में मौजूद उनके हैंडलर्स मुसलसल उन्हें हिदायत दे रहे थे। बढ़ते हुए इंटरनेशनल प्रेशर और FATF के दबाव के बाद पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा से लिंक्ड कई इंडिविजुअल्स के खिलाफ कार्रवाई की। इन्हीं इंट्रोगेशन के दौरान लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें 15 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसी केस से लिंक्ड जाकिउर रहमान लखवी को भी टेरर फंडिंग के इल्जामात के तहत अरेस्ट किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें भी 15 साल कैद की सजा सुनाई। इधर अमेरिका ने डेविड हेडली और तहव्वुर राना को अरेस्ट कर कोर्ट के कटहरे तक पहुंचाया।
इस हमले के बाद इंडिया ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाहात की। 31 दिसंबर 2008 को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA कायम की गई, जबकि मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता समेत मुख्तलिफ स्टेट्स में NSG हब्स कायम किए गए ताकि आइंदा किसी भी ऐसे अटैक का फौरी रिस्पॉन्स दिया जा सके। दूसरी तरफ अजमल कसाब पर कई बरस तक मुकदमा चलता रहा। हेड कांस्टेबल अरुण जाधव की गवाही इस मुकदमे का सबसे मजबूत टेस्टिमोनी डिसाइसिव साबित हुई। बिलाखिर 2010 में कसाब को डेथ सेंटेंस सुनाई गई और 21 नवंबर 2012 की सुबह पुणे की यरवादा जेल में इसे फांसी दे दी गई। यूं 26 नवंबर का वाहिद जिंदा हमलावर भी अपने अंजाम को पहुंच गया।